इतने भले मत बन जाना साथी। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में चंपा लोमड़ी अपनी मस्ती में चली जा रही थी। तभी उसको खूब प्यास लगती है। वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसको थोड़ी दूर में एक कुआं दिखाई देता है। वो तुरंत कुएं के पास जाती है। देखती है कुआं पानी से भरा है। बहुत खुश हो जाती है और कुएं से पानी पीने लगती है। पानी पीते पीते उसका अचानक पैर फिसल जाता है और चंपा लोमड़ी पानी में गिर जाती है। कुएं का पानी बहुत मीठा होता है। चंपा लोमड़ी को पानी बहुत अच्छा लगता है। वो अब और आराम से पानी पीने लगती है। जब चंपा लोमड़ी अच्छे से पानी पी लेती है तो अब बाहर निकलने की कोशिश करती है। एक बार छलांग लगाती है, दो बार लगाती है और तीसरी बार और जोर से छलांग लगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं निकल पाती। अब उसे डर लगने लगता है कि ऐसा न हो वो उसी कुएं में ही रह जाए। अगर कुएं में रह गई तो घर में बनी रखी गर्मागर्म आलू टिक्की कौन खाएगा। यही सोचकर अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तभी उसकी आवाज सुनकर चंपू गधा आता है और वो उससे पूछता है, क्या हुआ चंपा लोमड़ी, तुम कुएं के अंदर क्या कर रही हो। चंपा लोमड़ी कहती है, अरे चंपू गधे, मैं बचाओ बचाओ नहीं कह रही थी। मैं तो बोल रही थी, आओ आओ तुम सब भी मीठा मीठा पानी पी लो। इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर चंपू गधा बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद जाता है और पानी पीने लगता है। फिर चंपा लोमड़ी से कहता है, हाँ चंपा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। इस कुएं का पानी सच में बहुत मीठा है। जब चंपू गधा अच्छे से पानी पी लेता है तो चंपा से कहता है, अच्छा चंपा, अब बाहर कैसे निकलेंगे, ये तो बताओ। चंपा तुरंत कहती है, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा करो, तुम कुएं की दीवार को पकड़कर खड़े हो जाओ चंपू गधे। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगी और कुएं से बाहर निकल जाऊंगी और बाहर निकलते ही तुमको भी बाहर निकाल दूंगी। चंपू गधा फिर बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान जाता है और कुएं की दीवार के पास आकर खड़ा हो जाता है। चंपा लोमड़ी मुस्कुराते हुए उस पर चढ़ती है और कुएं से बाहर निकल जाती है। उसके बाहर निकलते ही चंपू गधा उससे कहता है, अरे चंपा, मुझे तो बाहर निकलने का आइडिया बताओ। तभी चंपा कहती है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही आइडिया था मेरे खुद के निकलने का। अब तुम अपना देखो। फिर चंपू गधा अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। लेकिन अब वहां पर कोई नहीं आता। मोरल, हमें कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, कहीं कोई अपने फायदे के लिए आपका गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। और हमें हमेशा ऐसे लोगों से सतर्क भी रहना चाहिए। अपना अपना काम। ठंड का मौसम आया। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांतों को कटकटाने वाली इस ठंड से ढोलकपुर जंगल में सब परेशान थे। और इस ठंड को देखते हुए मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी तीनों एक साथ मिलकर एक घर में रहने को तैयार होते हैं। साथ ही ये फैसला भी करते हैं कि खाना चंपा लोमड़ी बनाएगी, गज्जू हाथी घर का बाकी काम करेगा और मोंटी बंदर बाहर से खाने का सामान, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा उन तीनों के बीच तय हुआ उसी के हिसाब से सब मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मजा उठाने लगे। समय से पहले गज्जू हाथी घर का पूरा काम खत्म कर देता, मोंटी बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सामान बाजार से ले आता और चंपा लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबके लिए पहले से तैयार करके रखती। तो इस तरह से तीनों दोस्त आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इधर इन तीनों को इतने अच्छे से ठंड बिताते हुए देखकर ब्लैकी कॉय को बहुत खराब लग रहा था।
वो अपने मन में सोच रहा था कि एक वो है जो इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ ये तीनों हैं। कितना मजा कर रहे। तभी ब्लैकी कौआ सोचता है कि क्यों ना इन तीनों को अलग कर दिया जाए। तभी ब्लैकी कौए को मोंटी बंदर आते हुए दिखाई देता है। वो मोंटी बंदर से कहता है, अरे मोंटी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी को देखो। वो दोनों तो बाहर नहीं निकलते। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ लिया है। क्या तुम उनके नौकर हो? ब्लैकी कौए की बात सुनकर मोंटी बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब से वो बाहर जाने का काम नहीं करेगा। वो इस घर का नौकर नहीं है। चंपा लोमड़ी उसे समझाती है कि यहाँ सब एक बराबर हैं। फिर भी जब मोंटी बंदर उसकी बात नहीं मानता तो चंपा लोमड़ी उसे अब घर में खाना बनाने का काम और खुद बाहर जाकर सामान लेने निकलती है। फिर जैसे ही मोंटी बंदर सब्जी काटता है, उसकी चाकू से उंगली कट जाती। किसी तरह से खुद को संभालते हुए खाना गैस पर रखता है, तभी उसका हाथ जल जाता है। मोंटी बंदर के साथ ये सब होने पर वो जोर जोर से रोने लगता है। जिसे सुन गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी पहुंचते हैं और देखते ही सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और मोंटी बंदर अपना हाथ पकड़कर रो रहा। फिर चंपा लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती है, मोंटी बंदर, घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता। जो जिसको आता है उसे वो काम अच्छे से करना चाहिए। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर मोंटी बंदर कहता है, हाँ चंपा लोमड़ी, मुझे माफ कर दो। मैं ब्लैकी कौए की बातों में आ गया था। फिर चंपा लोमड़ी झट से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे मिलकर सब खाते हैं। मोरल: घर का काम करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है या मैं नौकर थोड़े न हूं जो मैं ये काम करूं। हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हुए हंसी खुशी रहना चाहिए। 3 मछलियां और मेढक। एक बार की बात है, एक तालाब में 3 मछलियां रहती थी। तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी, लेकिन तीनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तभी एक दिन शाम को तीनों मछलियां आपस में बात कर थी कि वहां पर मेढक आया और बोलने लगा, अच्छा तुम तीनों एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास कोई मुसीबत आने वाली है, ऐसे में तुम तीनों क्या करोगी? मेढक की बात सुनकर पहली मछली बोलती है, मैं तो उस मुसीबत के आने से पहले ही उससे बचने का उपाय करूंगी। तभी दूसरी मछली बोलती है, मैं मुसीबत आने के बाद सोचूंगी कि मुझे करना क्या है। वहीं तीसरी मछली कहती है, भैया मैं तो मुसीबत को अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दूंगी। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा मुसीबत से बचना तो मैं बच ही जाऊंगी। तीनों मछलियों की बात सुनकर मेढक उनसे कहने लगा, अभी अभी मैंने एक शिकारी को बात करते सुना कि वह कल सुबह इस तालाब में आएगा और तुम सबको पकड़ कर ले जाएगा। मेरी तो यही सलाह है कि तुम सब इस तालाब से कहीं दूर चली जाओ। मेढक की बात सुनकर पहली मछली वहां से जाने का फैसला लेती है और बाकी मछलियों से भी वहां से चलने को कहती है। लेकिन दोनों में से कोई मछली वहां से नहीं जाती। अगले दिन सुबह होती है। शिकारी आता है। शिकारी को आता देख दूसरी मछली भी वहां से चली जाती है। अब बचती है तीसरी मछली, वो वहां से नहीं जाती। वो किस्मत के भरोसे रहती है। तभी शिकारी अपना जाल तालाब में फेंकता है और उस तीसरी मछली को पकड़ लेता है। शिकारी के साथ उस मछली को जाता देख मेढक कहता है, काश ये किस्मत के भरोसे ना रहती। दोनों मछलियों की तरह समय से पहले ही अगर कुछ उपाय सोच लेती तो आज ये बच जाती। मोरल: हमें कभी किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए।
हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। घमंडी सांप और चींटी। एक बार ढोलकपुर जंगल में शीरो नाम का एक सांप रहता था। शीरो सांप बहुत छोटा और दुबला-पतला था। उसके दोस्त उसे हवा हवा कहकर चिढ़ाते रहते थे। दोस्तों का चिढ़ाना शीरो को खराब तो बहुत लगता, लेकिन वो उनका कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि शीरो था बहुत दुबला और पतला। तभी शीरो ने अपने मन में ठाना कि अब वो खूब खाएगा और तब तक खाता रहेगा जब तक मोटातगड़ा न हो जाए। बस यही सोचकर शीरो खाना खाना शुरू करता है। उसे खाने में जो भी मिलता वो बिना किसी ननुकुर के उसे खा लेता। अब शीरो को खाना इतना पसंद आने लगा कि वो अब जिसके पास भी खाना देखता तो उसे डराकर उसका खाना ले लेता, फिर उसे खुशी खुशी खाता। इस तरह से खूब खाना खा खाकर अब शीरो धीरे धीरे मोटा होने लगा। अब शीरो जब भी अपने दोस्तों के पास जाता तो उसके दोस्त उसे देखते ही वहां से जोर से भागते। अब उसके दोस्तों को शीरो से डर लगने लगा था, क्योंकि एक दिन जब शीरो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तब खेल खेल में शेरों की अपने दोस्तों से लड़ाई हुई। फिर शीरो सांप ने उन्हें ऐसे डराया कि कोई भी उसके आसपास नहीं दिखा। ये सब देखकर शीरो को बहुत खुशी हुई। वो अब खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा। अब शीरो इस बात का फायदा उठाने लगा। वो अब जिसके पास भी खाना देखता तो उसको अपनी ताकत से डराता और उससे खाना ले लेता। इस तरह से दूसरों पर अपनी ताकत का डर दिखा दिखाकर और उनका खाना खा खाकर अब शीरो हो गया था बहुत मोटा। इतना मोटा कि अब वो अपने घर के अंदर भी नहीं जा पा रहा था। फिर शीरो ने सोचा क्यों न नया घर बनाया जाए, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन। अब तो पूरे ढोलकपुर के जानवर मुझसे डरते हैं। चलो उन्हीं में से किसी को डराकर उनका घर ले लेता हूं। और फिर ये सोचते हुए शीरो नए घर की तलाश के लिए निकलता है। सबसे पहले वो मोंटी बंदर के घर जाता है। मोंटी बंदर शीरो सांप को अपने सामने देखकर डर जाता है और डरते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ शीरो भाई, यहाँ क्यों आए हो? तभी शीरो बोलता है, तुम जाओ यहाँ से। आज से ये मेरा घर है। अब मैं इसमें रहूंगा। शीरो की बात सुनकर मोंटी बंदर तुरंत अपना सामान लेता है और कहता है, अरे शीरो भाई, आज से ये आपका ही घर है। ऐसा कहते हुए वहां से निकलता है और खुद से मोंटी बंदर कहता है, भैया कौन उलझे इनसे, जान बची लाखों पाए। जाता हूं और बढ़िया से घर बनाता हूं। इधर शीरो मोंटी बंदर के घर जाते ही तुरंत बाहर निकलते हुए बोलत है, अरे मोंटी बंदरक घर है तो बड़ा, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं है इसके पास। फिर शीरो कोई दूसरा घर देखने लगता है। तभी उसे सोना चींटी का घर दिखाई देता है। शीरो सांप उसके घर जाता है और उससे कहता है कि बाहर निकलो, अब वो उस घर में रहेगा। लेकिन सोना चींटी मोंटी बंदर की तरह उससे डरती नहीं, बल्कि अपने सभी साथियों को बुलाती है और शीरो से कहती है कि ये घर मेरा है। अगर तुम मेरे घर आए तो हम सब तुम्हें काट लेंगे। खूब सारी चिट्रियों को अपने सामने देखकर शीरो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं सब चींटी मिलकर उसे काट न ले। ये सब देखते हुए वो सोना चींटी से कहता है कि अच्छा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, मैं कहीं और अपना घर बना लूंगा। और ऐसा कहते हुए शीरो सांप जोर से वहां से भागता है। इधर सोना चींटी की सभी मिलकर खूब तारीफ करते हैं। मोरल, हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा सबसे मिलकर रहना चाहिए। बात समय की। फुंटी नाम का एक लड़का था। फुंटी बहुत समझदार था। उसे अपना हर काम समय पर करना अच्छा लगता। समय पर स्कूल जाना, समय पर पढ़ाई करना,
समय पर खाना खाना और समय पर खेलना। वहीं फुंटी के घर के आसपास रहने वाले कुछ बच्चे स्कूल से आने के बाद अपना पूरा समय खेलकूद में लगाते, खूब हल्ला खूब शोर मचाते। हर रोज स्कूल भी देरी से पहुंचते। फुंटी अक्सर उन्हें हर काम समय पर करने को कहता, लेकिन वो फुंटी की बात नहीं मानते और उसका मजाक भी बनाते। एक दिन फुंटी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। जैसे ही खेलते हुए 1 घंटा पूरा हुआ, फुंटी अपने घर जाने लगा। तभी उसके दोस्त उसे और खेलने के लिए रोकते हैं। अपने दोस्तों की बात सुनकर फुंटी फिर उनसे कहता है, दोस्त, हमें अपना हर काम समय पर ही करना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए फुंटी अपने घर जाने लगता है। तभी पीछे से उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं, रोबोट रोबोट, फुंटी तो रोबो है। और फिर ऐसा बोलते हुए अपना खेलना शुरू कर देते। फिर एक दिन बड़ी से गाड़ी में कुछ लोग फुंटी का घर पूछते हुए उधर आए। फुंटी के घर के बाहर खेल रहे बच्चे उन्हें फुंटी का घर बताते हैं। साथ में वो बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। कोट पहने एक लंबा आदमी निकलता है। उस आदमी के हाथ में एक बैग होता है। आदमी घर के अंदर जाता है। फुंटी उनके सामने होता है। तभी फुंटी बोलता है, थैंक यू सर, मुझे इतना बड़ा अवार्ड देने के लिए। अवार्ड? फुंटी को अवार्ड? लेकिन किस चीज के लिए? क्या रोबोट बनने के लिए? फुंटी का एक दोस्त ये सब देखकर मन ही मन सोचता है। लेकिन तभी कोट पहने हुए वो आदमी बोलता है, धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा काम कर दिखाया। आपने पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र में सबसे ज्यादा चीजें याद रखने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इसके बाद फुंटी को वो अवार्ड देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर उसके दोस्त बस फुंटी को देखते ही रह जाते हैं। उन्हें खुद पर शर्म भी आती है कि कैसे वो सब मिलकर फुंटी को चिढ़ाया करते थे। फिर फुंटी उनके पास जाता है और कहता है, दोस्त, कुछ पाने के लिए हमें समय को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर काम समय पर करने से हमें एक दिन इसका फायदा जरूर मिलता है। मोरल तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम अपने समय पर ही करना चाहिए और हमेशा अपने समय को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो काम जिस समय के लिए आपके पेरेंट्स या आपने तय किया, अगर उस काम को आपने उसी समय कर लिया तो बिलीव मी, समय एक दिन आपको इसके लिए जरूर देगा एक बड़ा अवार्ड। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है कि क्यों न इस कोयल को राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने देंगे। फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। राजा कोयल को लेने और उसके बदले शिकारी को अपने राज्य महल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहां पर राजा का मंत्री आता है और उससे बोलता है कि महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा। आपने कभी सुना या देखा भी है क्या किसी चिड़िया के मुहर से सोना निकले? भाई, मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ। आखिर ये कोयल कैसे सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल से गाना गाने को कहता है। लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुहर ही नहीं खोलती। शिकारी के बहुत बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती तब राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है।
जाल से निकलते ही कोयल गाना गाना शुरू करती है। कुकू मैं हूँ कुकू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा सुंदर गाना, जिसे सुनकर तुम सब मेरे पास। और फिर तभी उसके मुहर से फिर से पानी नीचे गिरता है, जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब बस देखता ही रह जाता है और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहता है। लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती है और वहां से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल पहुंचती है। मोरल इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए। चालाक मुर्गा। एक बार की बात है, जंगल में एक मुर्गा रहता था। पेड़ के ऊपर मुर्गे ने अपना घर बना रखा था। मुर्गा बहुत चालाक था। रोज सुबह सूरज निकलते ही वो बांग देना शुरू कर देता था। बाद में वो खाने की तलाश में अपने घर से निकल जाता और फिर शाम होते ही अपने घर वापस भी आ जाता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह कई दिनों से मुर्गे को खाना चाह रही थी, लेकिन हर बार मुर्गा उससे बच जाता था। तो ऐसे ही एक दिन मुर्गा पेड़ के ऊपर बने अपने घर में आराम कर रहा था और इधर लोमड़ी को बहुत जोर की भूख लगी थी। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे मुर्गे पर गई। वो तुरंत अपने दिमाग में मुर्गे को खाने की योजना बनाने लगी। योजना बनाने के बाद वह लोमड़ी मुर्गे के पास गई और उससे बोली, और मुर्गे भैया कैसे हो? लोमड़ी को देखते ही मुर्गा समझ गया कि जरूर ये लोमड़ी उसको खाने आई है। इसके बाद बहुत प्यार से मुर्गे ने लोमड़ी से कहा, हाँ लोमड़ी बहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? तभी लोमड़ी बोली, एक जरूरी बात बतानी थी तुमको। हमारे जंगल के राजा शेर ने आदेश दिया है कि अब से कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा। सारे जानवर एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। तो इसी बात पर नीचे आओ। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के गले लगते हैं। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गा तुरंत बोला, अच्छा तभी हमारे जंगल के राजा शेर इधर आ रहे हैं। शायद वो तुमको अपने गले लगाना चाहते हैं। शेर का नाम सुनते ही लोमड़ी बिना देरी किए वहां से जोर से भागती है और कहती है, भैया मुझे नहीं करनी शेर से दोस्ती। लोमड़ी को भागता देख मुर्गा जोर जोर से हंसता है। मोरल इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों में आने से पहले अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बेवकूफ गधे। एक जंगल में दो गधे रहते थे। दोनों के घर के बीच एक नदी भी पड़ती थी और उस नदी के ऊपर एक पुल बना था। पुल काफी पुराना हो चुका था, इसलिए उस पुल पर एक समय में एक ही आदमी जा सकता था। एक दिन दोनों गधे अपने अपने घर से घास खाने के लिए जंगल की तरफ गए। दोनों ही गधे बहुत भूखे थे, इसलिए घास खाते खाते नदी के पास चले गए और पुल के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों गधों ने एक दूसरे को देखा तो आपस में लड़ने लगे। पहले गधे ने दूसरे गधे से कहा कि वो पुल पर सबसे पहले आया है, इसलिए वो सबसे पहले पुल पार करेगा। दूसरे गधे ने कहा कि वो पुल पर सबसे पहले आया है और इस तरह से दोनों गधे जोर जोर से लड़ने लगे। कुछ समय बाद दोनों गधे लड़ते लड़ते पुल के बीच आ गए। पुल तो था पतला और पुराना, इसलिए पुल दोनों गधों का भार नहीं उठा पाया और पुल टूट गया। अब क्योंकि नदी तो होती है बहुत गहरी, तो दोनों गधे उस नदी में डूब जाते हैं। मोरल, हमें कभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। सिमी मछली की शरारतें। एक बार ढोलकपुर जंगल में सिमी नाम की मछली रहती थी। सिमी मछली थोड़ी नटखट थी। हर समय कुछ न कुछ शैतानी करने के बारे में सोचा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ कितने दिन हो गए हैं हम लोग तालाब के अंदर ही हैं। चलो न माँ पानी के ऊपर, मुझे पानी के ऊपर जाकर खेलना है। प्लीज माँ।
सिमी की बात सुनकर माँ ने कहा, नहीं सिमी, अभी नहीं। अभी शिकारी होंगे बाहर। रात में चलेंगे, जब कोई भी नहीं होगा। तब खूब मन भर खेल लेना तुम। तभी सिमी कहती है, शिकारी ये कौन होते हैं माँ? और इनकी वजह से हम क्यों नहीं जा सकते बाहर? पहले आप ये बताओ मुझे। फिर माँ कहती है, बेटा शिकारी वो होते हैं जो हम जैसों को पकड़ते हैं, और अगर हम बाहर गए तो ये हमें अपने जाल में पकड़ लेंगे। फिर हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, समझी मेरी प्यारी सिमी? इसलिए माँ की बात मानो और जाओ अभी कुछ और काम करो। सिमी उस समय अपनी माँ के सामने से तो चली जाती है, लेकिन बाहर जाकर खेलने की अपनी जिद पर भी पड़ी रहती है। और फिर जैसे ही देखती है कि माँ उसे नहीं देख रही तो वो तालाब के ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचते ही उसे खुला नीला आसमान दिखाई देता है। चिड़ियों की मीठी मीठी आवाज सुनाई देती है। धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही होती है। ये सब देखकर सिमी का मन बहुत खुश हो जाता है। वो जोर जोर हंसते मुस्कुराते हुए पानी के ऊपर खेलने लगती है। तभी सिमी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना शरीर नहीं हिला पाती। उसका पूरा शरीर उसे बंधा बंधा लगता है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है, वाह आज तो मजा आ गया। पहली बार में ही इतनी अच्छी मछली पकड़ में आ गई। और ऐसा बोलते हुए शिकारी जाल को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी सिमी कहती है, भाई मुझे पानी से मत निकलो। अगर मैं पानी से बाहर निकली तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? शिकारी कहता है, सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं एक शिकारी हूं और मुझे मछलियां चाहिए। शिकारी की ये बात सुनकर सिमी तुरंत अपना दिमाग लगाती है और शिकारी से कहती है, अच्छा मैं अगर तुम्हें और खूब सारी मछलियां दूं तो? शिकारी तुरंत जाल को थोड़ा ढीला करता है और कहता है, वो कैसे? तभी सिमी कहती है, मेरे खूब सारे दोस्त हैं। मैं जाती हूं और उन्हें भी लाती हूं। मैं चाहती हूं कि हम सभी दोस्त एक साथ रहें। शिकारी कहता है, क्या सच में? ऐसा तो नहीं तुम जाल से निकलने के लिए ऐसा कह रही? तभी सिमी कहती है, अब आपकी मर्जी है कि आपको एक मछली चाहिए या फिर बहुत सारी। ये सुनकर शिकारी तुरंत जाल हटा देता है और सिमी से कहता है, ठीक है जल्दी जाओ और सबको लेकर आओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और फिर जाल के खुलते ही सिमी न इधर देखती है और न उधर, सीधे नीचे अपनी माँ के पास जाकर रुकती है। माँ को देखती ही सिमी खूब कस कर माँ के गले लगती है और कहती है, माँ तुम बहुत अच्छी हो माँ। अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी माँ। और उधर शिकारी बस ज्यादा मछलियों के आने का इंतजार ही करता रह जाता है। मोरल, हम किसी मुसीबत में न फंसें, इसके लिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, और अगर गलती से किसी मुसीबत में फंस जाएं तो हमें उस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकालना चाहिए। राजा और मूर्ख बंदर। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास एक बंदर भी था। राजा बंदर से ही अपना सारा काम करवाता था। राजा को लगता था कि बंदर से ज्यादा पूरे राज्य में कोई और भरोसे लायक नहीं है। इसके लिए राजा हर समय बंदर को अपने साथ ही रखता था। बंदर भी राजा की सेवा करने से पीछे नहीं हटता था। जब राजा कहे बंदर हवा करो तो बंदर तुरंत हवा करने लगता। जब राजा कहे बंदर पानी लाओ तो बंदर पानी देता। बंदर ने खुद को पूरी तरह से राजा की सेवा में लगा रखा था। बस बंदर में एक बुराई थी, वो किसी भी काम को करने में अपना दिमाग नहीं लगाता था। बस राजा जो भी बोलता उसको पूरा करने में लगा रहता। ऐसे ही एक दिन राजा आराम कर रहा था। बंदर उसे हवा कर रहा था। आराम करते करते राजा को नींद आ जाती है और वो सो जाता है।
तभी अचानक वहां एक मक्खी आती है। बंदर मक्खी को भगाने लग जाता है। पहले तो बंदर मक्खी को हाथ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी नहीं जाती बल्कि राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है। फिर बंदर वहीं पास पड़े तलवार को उठा लेता है और उससे मक्खी को भगाता है। तलवार चलते ही मक्खी उस जगह से उड़ जाती है और बंदर तलवार से राजा के सिर के आधे बाल उड़ा देता है। सिर पर तलवार पड़ते ही राजा की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी तलवार लिए बंदर उसके सीने पर बैठा है और मक्खी उसकी नाक पर। नाक पर मक्खी को बैठा देख बंदर फिर से तलवार चलाता है और इस बार राजा की आधी मूंछ कट जाती है। मूंछ कटते ही राजा जोर जोर से चिल्लाते हुए बंदर को अपने ऊपर से हटाता है और वहां से भागता है। इसके बाद राजा के पीछे पीछे मक्खी भागती है और मक्खी के पीछे पीछे तलवार लिए बंदर भागता है। मोरल: हमें मूर्ख लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। सोने की चिड़िया। एक बार ढोलकपुर जंगल में कुकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। उसकी आवाज दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर एक जादूगर वहां आता है और उससे कहता है, वाह कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खरा सोना है। सोना? हाँ। तभी जादूगर आबरा का डाबरा बोलता और कुकू कोयल से कहता है, तुम अब से जब भी गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिर गई तो वो बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहां से चला जाता है। इधर कुकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। तभी वहां पर चंपा लोमड़ी आती है और वो कुकू कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते कुकू कोयल के मुहर से पानी गिरता है। पानी के नीचे गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है। फिर वहां से बहुत तेज दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुंचती है। इधर कुकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहां पर एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर कुकू कोयल का गाना सुनने लगता है। कुकू कोयल गाना गा ही रही थी कि फिर से उसके मुहर से पानी नीचे गिरता है। मुहर का पानी नीचे पहुंचते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर खुश होता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हुए कई बूंदें ऊपर से नीचे गिरती है जो सोने में बदलती जाती है। शिकारी मन में सोचता कि शायद आसमान से सोने की बारिश हो रही है और ये सोचते हुए वो एक एक करके सोना उठाता जाता है। तभी शिकारी की नजर गाना गा रही कुकू कोयल पर जाती है और वो देखता है कि ये सोने वाला पानी तो कुकू कोयल के मुहर से निकल रहा। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि कुकू कोयल को पकड़कर वो बन जाएगा अब बहुत बहुत अमीर। इधर कुकू कोयल गाना गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल कहती है, धत्तेरी की ये क्या कर बैठी मैं। जादूगर ने कहा भी था मुझसे कि आपने आसपास के लोगों से बचकर रहना। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया। जाल में फंस गई।
बोलने वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था भोला। रामू बहुत सीधा था तो वही भोला उतना ही चालाक था। एक बार भोला रामू के पास आया और उससे बोला कि शहर चलकर खूब सारा पैसा कमा कर लाते हैं। रामू भोला की बात मानकर उसके साथ शहर चला जाता है। वहां से वो दोनों खूब सारा पैसा कमा कर लाते हैं। फिर रामू भोला से कहता है, इतना सारा धन अगर वो घर में रखेंगे तो कोई चुरा सकता है। इसलिए उसे अपने घर के पास ही नीम के पेड़ में छुपा देते हैं और उन दोनों में से जिसको भी धन की जरूरत होगी वो एक दूसरे को साथ लेकर ही धन निकालने जाएगा। कोई भी अकेले धन निकालने नहीं जाएगा। रामू फिर से भोला की बात मान जाता है और धन को नीम के पेड़ के नीचे दोनों दोस्त मिलकर गाड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद भोला रामू के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे धन की जरूरत है। रामू भोला के साथ धन निकालने के लिए जाता है और फिर दोनों दोस्त धन निकालने के लिए नीम के पेड़ के नीचे से मिट्टी निकालना शुरू करते हैं। लेकिन इन दोनों को धन नहीं मिलता। फिर भोला रामू पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि धन उसी ने लिया है। रामू भोला को मना करते हुए कहता कि धन उसने नहीं लिया। फिर भोला नीम के पेड़ से पूछता है कि धन किसने लिया। नीम के पेड़ से आवाज आती है कि धन भोला ने लिया। फिर दोनों जोर जोर से झगड़ा करने लगते हैं। बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा उन दोनों दोस्तों से कहता कि कल नीम के पेड़ की गवाही के बाद ही कुछ फैसला लेगा। अगले दिन राजा रामू और भोला के साथ नीम के पेड़ के पास जाता है और नीम के पेड़ से कहता है नीम दे, धन किसने चुराया है। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है कि धन रामू ने चुराया है। रामू पहले तो मना करता है, फिर वो पास ही पड़ी कुछ लकड़ियों को उठाता है और उसे नीम के पेड़ के नीचे रखकर उसमें आग लगा देता है। तभी नीम के पेड़ से बचाओ बचाओ की आवाज आती है। राजा अपने सिपाही से उस आदमी को निकालने को कहता है और वो आदमी भोला का पिता होता है। फिर भोला राजा से कहता है कि उसने ही वो सारा धन चुराया था। राजा भोला और उसके पिता को जेल में डाल देता है और रामू को सारा धन मिल जाता है। मोरल, हमें दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए और मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। राजा और गमले की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था। वो अब बूढ़ा हो चुका था। उसको बस अब आराम करना था। इसके लिए उसने अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई। फिर एक दिन उसने अपने राज्य में एक सभा बुलाई जिसमें राज्य के सभी लोगों को आने को कहा। राजा का आदेश सुनकर राज्य के सभी लोग उस सभा में शामिल हुए। फिर राजा ने सबसे कहा है कि वह अब राज्य के ही किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाना चाहता है। राजा की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। तभी राजा ने सबसे फिर कहा कि मैं आप सबको एक एक गमला दे रहा हूं। इस गमले में मैंने बीज डालकर रखा है। जो भी व्यक्ति इस बीज से फूलों का पौधा उगाएगा वह ही व्यक्ति अगला राजा बनेगा और इस काम के लिए राजा ने सभी को एक हफ्ते का समय दिया। एक हफ्ते बाद फिर से सभा होती है। राज्य के हर व्यक्ति के हाथों में फूलों वाला गमला होता है सिवाय एक छोटी लड़की के। उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी वाला ही गमला होता है। राजा जैसे ही उस छोटी लड़की को देखता है उसे अपने पास बुलाता है और सबसे कहता है कि अब से उसका राज्य यही छोटी लड़की संभालेगी। सारे लोग राजा पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी राजा कहता है कि मैंने जो बीज वाला गमला आप सबको दिया था उससे कोई भी पौधा नहीं उग सकता था, लेकिन आप सबने अपनी तरफ से फूलों वाला पौधा लगाया। सिर्फ इस बच्ची ने ईमानदारी दिखाई।
इसलिए मेरे राज्य को अब यही बच्ची संभालेगी। राजा की बात सुनकर सभी को अपने किए पर शर्म आती है और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। मोरल, चाहे फायदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। भविष्य में आगे चलकर हमें इसका फायदा जरूर मिलता है। टाटा लौटा घर की ओर। एक बार की बात है, टाटा नाम का एक लड़का था। उसकी हमेशा अपने माता पिता से एक ही शिकायत रहती थी कि वो उसे कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाते। कुछ दिनों से टाटा का मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। वो हमेशा बस बाहर घूमने के सपने देखा करता था। तभी एक दिन टाटा बिना अपने माता पिता को बताए चुपके से घर से निकल जाता है। उसे बाहरी दुनिया जो देखनी थी। चलते चलते टाटा बहुत दूर एक जंगल पहुंच जाता है। अब क्योंकि टाटा के पास खाने को कुछ नहीं होता तो उसे भूख भी बहुत लगती है और इसकी वजह से वो अब अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे उसकी माँ की याद आने लगी। वो सोचने लगा कि अभी अगर वो घर में होता तो माँ कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला रही होती। टाटा अपनी माँ के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर सामने एक छोटे से घर पर गई। जंगल में घर देखकर वो बहुत खुश हो गया। जल्दी से उस घर में पहुंचकर धीरे से उसका दरवाजा खोला। घर के अंदर उसे कोई नहीं दिखा। उसने आवाज भी दी, लेकिन कोई भी नहीं आया उसके सामने। तभी टाटा की नजर सामने मेज पर गई, जिस पर 3 कटोरे रखे थे। उन कटोरों में सूप था। टाटा सूप देखकर बहुत खुश हो गया और पहले वाले कटोरे में रखे सूप को पीना शुरू किया। लेकिन वो सूप बहुत गर्म होता है, इसलिए टाटा उसे नहीं पीता। फिर वो दूसरे कटोरे में रखे सूप को पीता है। वो सूप बिल्कुल ठंडा होता है। उस सूप को भी नहीं पीता है। फिर वो तीसरे कटोरे में रखे सूप को पीना शुरू करता है। वो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है क्योंकि वो ना ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म। सूप पीने के बाद उसको सोने का मन करता है। टाटा फिर इधर उधर देखता है कि कहीं उसे बिस्तर मिल जाए। दूसरे कमरे जाने पर उसे 3 बेड दिखाई देते हैं। टाटा सबसे पहले वाले बिस्तर में सोने के लिए जैसे ही बैठता है वो तुरंत उठ जाता है क्योंकि वो बेड बहुत कड़क होता। उसके बाद वो दूसरे वाले बिस्तर के पास जाता है। वो भी उसे ठीक नहीं लगता क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है। अब टाटा तीसरे वाले बिस्तर पर जाता है। ये वाला बेड टाटा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ना तो ज्यादा कड़क होता है और ना ज्यादा मुलायम। उसके बाद टाटा बेड पर लेटता है और सो जाता है। तभी उस घर में 3 भालू आते हैं। तीनों घर की हालत देखकर डर जाते हैं कि पता नहीं कौन उनके घर में है। डरते डरते तीनों दूसरे वाले कमरे में जाते हैं जहां टाटा सो रहा था। टाटा को देखते ही बेबी भालू अपने डैडी भालू और मम्मी भालू से कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा सूप पिया है और मेरे बेड पर भी लेटा है। बेबी भालू की आवाज सुनकर टाटा उठ जाता है और सीधे दरवाजे की तरफ भागता है। तीनों भालू उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो जैसे ही अपनी माँ को देखता है, उनके गले लगता और माफी मांगता कि अब से वो कभी भी घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मोरल, हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और कभी भी अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। समझदार बकरी और भेड़िया। एक बार की बात है, जंगल में एक बकरी रहती थी। उसके 4 बच्चे थे। बच्चों का नाम था आले, बाले, पालू और मालू। बकरी रोज घास चरने के लिए जंगल जाती थी। शाम होते ही वो जंगल से वापस भी आ जाती थी। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा अपना घर बना रखा था।
घर लौटकर वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को दूध पिलाती और फिर आराम से साथ सो जाती थी। एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो भी खाने को मिलता उसी से भूख मिटाकर घर वापस चली जाती और अपने बच्चों को बहुत प्यार करती। ऐसे ही एक दिन उसने देखा कि अब आसपास और कुछ भी नहीं बचा है। अब तो उसे जंगल जाना ही पड़ेगा। क्या करे अब वो? एक भेड़िया भी वहीं रहता था। उसे डर था कि कहीं वो जंगल जाए तो भेड़िया उसके पीछे उसके घर जाकर कहीं उसके बच्चों को ना खा ले। इस बात को लेकर बकरी बहुत परेशान थी। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय आया। उसने अपने घर के लिए एक दरवाजा बनाया और बच्चों से कहा, आले बाले और मालू, ये दरवाजा बिल्कुल ना खोलना। जब मैं आऊं आवाज दूं तभी ये दरवाजा खोलना। ये सुनने के बाद चारों बच्चों ने सिर हिलाया और बकरी से कहा, हम दरवाजा ना खोले जब तक आप हमसे ना बोलें। बकरी अब बिना किसी परेशानी के जंगल में घास चरने के लिए चली जाती और शाम को वापस आकर बच्चों को आवाज देती, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। बच्चे दौड़कर दरवाजा खोल देते और बहुत प्यार से माँ के गले लग जाते। इधर भेड़िया तो वहीं आसपास घूमता रहता था। एक दिन उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर बकरी की सारी बातें सुन ली। तभी उसने मन में सोचा, तो ये बात है। बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे। बकरी जब जंगल चली गई तो भेड़िए ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। आले बाले पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई? फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भेड़िया को देखकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन भेड़िया बिना देरी किए उन चारों बच्चों को पकड़ लेता है और खा लेता है। शाम को बकरी जब घर पहुंचती है तो उसे अपना दरवाजा खुला मिलता है। बकरी डरते हुए अपने बच्चों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। बकरी समझ जाती है कि उसके बच्चों को जरूर भेड़िए ने ही खाया होगा। पहले तो वह खूब रोती है। उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है और सीधे बढ़ई के पास जाती है और उससे बोलती है कि मेरी सींगों को पैना कर दो। बढ़ई ने पूछा क्यों? उसके बाद बकरी उसको सारी बात बताती है। बढ़ई बिना देरी किए उसकी सींगों को पैना कर देता है। उसके बाद बकरी तैली के पास जाती है। तैली उसकी सींगों पर तेल लगाकर उसको चिकना कर देता है। अब बकरी भेड़िए से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो सीधे जंगल जाती है और भेड़िए को ढूंढने लगती है। तभी सामने बैठे हुए उसे भेड़िया दिख जाता है और वो दौड़ती हुई उसके पेट पर अपनी सींगें मारती है और भेड़िए के पेट से अपने चारों बच्चों को निकाल लेती है। मोरल, हमें कभी मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत से काम लेने पर जीत जरूर मिलती है। कबूतर और मधुमक्खी। एक बार की बात है, एक जंगल में नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन मधुमक्खी उड़ते हुए आई और नदी में गिर गई। नदी का पानी बहुत गहरा था। मधुमक्खी ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को पानी से नहीं निकाल सकी और वो अचानक पानी में डूबने लगी। जब उसको लगने लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। मधुमक्खी की आवाज सुनकर वहां कबूतर आ जाता है और मधुमक्खी को बचाने का उपाय सोचने लगता है। तभी वह झट से पास पड़े पत्ते को उठाता है और मधुमक्खी के पास जाकर डाल देता है। उसके बाद मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ जाती है और अपने पंख सुखाने लगती है। पंख के सूखते ही मधुमक्खी वहां से उड़ जाती है।
लेकिन जाते जाते मधुमक्खी को देखकर मुस्कुराती है और उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन कबूतर पेड़ पर सो रहा था। तभी वहां एक शिकारी आता है और कबूतर के देखकर उस पर जाल डालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर मधुमक्खी आ जाती है और वो यह सब देख लेती है और फिर बिना देरी किए शिकारी के हाथ में जोर से डंक मारती है। चोट लगते ही शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी कबूतर की नींद खुल जाती है और वो शिकारी को देखते ही वहां से उड़कर जाने लगता है। जाते समय वह मधुमक्खी को देखकर मुस्कुराता है और उसको शुक्रिया कहता है। मोरल: हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। आगे चलकर कभी न कभी हमें भी इसका फायदा जरूर मिलता है। जादुई चक्की। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर और चालाक था, वहीं छोटा भाई गरीब और सीधा था। बड़े भाई ने चालाकी से छोटे भाई की सारी दौलत अपने नाम भी कर ली थी। दिवाली का दिन था। छोटे भाई के यहाँ कुछ भी खाने को नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे सब दुखी थे, इसलिए वो पैसे मांगने अपने बड़े भाई के यहाँ जाता है। बड़ा भाई उसे कुछ भी नहीं देता और अपने घर से निकाल देता है। दुखी होकर छोटा भाई अपने घर लौटने लगता है कि तभी उसकी नजर सामने नदी पर जाती है। वो कुछ देर के लिए वहां बैठ जाता है। तभी नदी से एक औरत निकलती है और उससे पूछती है कि वह इतना दुखी क्यों है। छोटा भाई उस औरत को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर वो औरत उसे एक जादुई चक्की देती है और बोलती है कि तुम इससे जो भी खाने को मांगोगे वो खाने की चीज ये चक्की तुम्हें दे देगी। जब तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएं तब तुम इस चक्की को इस लाल कपड़े से ढक देना। चक्की से सामान निकलना अपने आप बंद हो जाएगा। छोटा भाई जादुई चक्की लेकर बहुत खुश हो जाता है और सीधे अपने घर जाता है। घर पहुंचकर अपने परिवार के लिए चक्की से खूब स्वादिष्ट खाना मांगता है। चक्की से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना निकलता है। पूरा परिवार खुश होकर खाना खाता है और फिर सारे मिलकर सो जाते हैं। इस तरह से ऐसे कई दिन चलता रहता है। छोटा भाई अब जब चक्की से सामान निकलता उसके इस्तेमाल के बाद जो भी सामान बचता उसे बाजार में जाकर बेच आता। इससे अब उसके पास खूब सारा धन भी हो गया था। छोटे भाई को अमीर बनते देख बड़ा भाई सोचने लगा कि आखिर अचानक ये इतना अमीर कैसे होते जा रहा। इस बात का पता लगाने के लिए वो चुपके से छोटे भाई के घर छुप जाता है और उसे जादुई चक्की से सामान निकालते देख लेता है। फिर मौका देखकर बड़ा भाई जादुई चक्की लेकर भागने लगता है। अपने साथ वो अपनी पत्नी को भी लेता है। दूसरे गांव जाने के लिए उसको नदी पार करना होता है। इसके लिए वो अपनी पत्नी के साथ नाव पर बैठता है। नाव पर बैठकर उसकी पत्नी पूछती है कि ये चक्की लेकर हम कहाँ जा रहे हैं। तभी बड़ा भाई अपनी पत्नी से कहता है कि ये जादुई चक्की है, इससे जो मांगो वो चीज बाहर निकल आती है। ये सुनते ही उसकी पत्नी बोलती है, अच्छा तो नमक निकाल कर दिखाओ। उसके बाद बड़ा भाई चक्की को नमक निकालने को कहता है। फिर बिना देरी किए चक्की नमक निकालना शुरू करती है। अब बड़े भाई ने चक्की से सामान निकालना तो सीख लिया था, लेकिन उसे रोकते कैसे हैं ये नहीं देख पाया। इससे चक्की से लगातार नमक निकलता रहता है। देखते ही देखते पूरी नाव नमक से ढक जाती है और फिर दोनों नदी में डूब जाते हैं। शायद इसलिए ये भी कहा जाता कि वो चक्की आज भी चल रही है और इसी वजह से समुद्र का पानी खारा है। मोरल: हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। बुरे काम का बुरा नतीजा।
हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज्यादा थी। पूरा ढोलकपुर जंगल ठंड से परेशान था। गज्जू हाथी, कूकू कोयल, ब्लैकी कौआ, चंपू गधा, मोंटी बंदर और चंपा लोमड़ी सब बस एक बढ़िया गर्मागर्म घर बनाने में लगे थे। और फिर एक दिन चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी वहां आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊं चीकू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही कि मुझसे तो अब चाह कर भी अपना घर नहीं बना पा रहा। तो क्या चीकू खरगोश, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो चंपा लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर उसे एक चालाकी आती है। वो सोचती है क्यों न चीकू खरगोश को यहाँ से निकाल दूं। इतनी ठंड में उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए चंपा लोमड़ी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है, अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ता है। तभी चीकू खरगोश मोंटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। चीकू खरगोश को लेकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी के पास जाता और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकलने को कहता है। तभी चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, अरे मोंटी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी की बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर चीकू खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं। अब चीकू खरगोश ब्लैकी कौए के पास जाता है, उसे पूरी बात बताता है। मोंटी बंदर की तरह ब्लैकी कौआ भी चंपा लोमड़ी के पास जाता है और चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर चंपा लोमड़ी ब्लैकी कौए को भी अपने साथ रहने को कहती है। मोंटी बंदर के साथ साथ अब ब्लैकी कौआ भी उन लोगों के साथ रहने लगता है। ये सब देखकर चीकू खरगोश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसको भी लेकर आ रहा था वो सब चंपा के साथ उसी के घर में रहने लग जा रहे थे। तभी चीकू खरगोश को गज्जू हाथी का ख्याल आता है, क्योंकि पूरे ढोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो वो है गज्जू हाथी। बस यही सोचते हुए चीकू खरगोश ठंड में कंपकपाते हुए गज्जू हाथी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताता है। पर अंदर ही अंदर चीकू खरगोश डरता भी रहता है, कहीं ऐसा न हो मोंटी बंदर और ब्लैकी कौए की तरह यह भी चंपा लोमड़ी की बात में आ जाए और उसके साथ रहने लगे। शरारती बंदर। एक बार की बात है, पेड़ पर बैठकर मोंटी नाम का बंदर आम खा रहा था। आम खाते खाते उसे एक शरारत करने का मन किया। वहीं पेड़ के नीचे गज्जू नाम का हाथी खड़ा था। मोंटी बंदर चुपके से हाथी के पीछे गया और उसकी पूंछ खींच ली। हाथी जैसे ही पीछे मुड़ा मोंटी बंदर उसको चिढ़ाते हुए वहां से भागने लगा। हाथी को मोंटी बंदर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मोंटी बंदर जोर जोर से हंसते हुए वहां से चला गया। आगे जाकर मोंटी बंदर ने देखा कि कूकू कोयल अपनी आंख बंद कर बहुत सुरीला गाना गा रही है। तभी मोंटी बंदर को फिर शरारत सूझी। वो धीरे से कोयल के पास गया और उसके कान में फूंक मार दी। कोयल भी मोंटी बंदर पर गुस्सा करती है और फिर वहां से उड़कर चली जाती है। दोनों को परेशान करके मोंटी बंदर को बहुत मजा आता है। वो अकेले ही खूब जोर जोर हंसता है।
तभी मोंटी बंदर की नजर सामने गुलाब के फूल पर जाती है। वो अपने मन में सोचता है कि कितना सुंदर है ये गुलाब का फूल। इसे ले जाकर वो अपनी बंदरिया को देगा। ये सोचते हुए वो गुलाब के पेड़ के पास पहुंचता है और उससे फूल तोड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे जोर जोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि जिस गुलाब के फूल को वो तोड़ने जा रहा था, उसी फूल के गालों में मोटे मोटे आंसू चमक रहे थे। तभी मोंटी बंदर ने उससे पूछा, क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रहे हो? मोंटी बंदर की बात सुनकर फूल उससे कहता है कि तुम मुझे मत तोड़ो। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। मुझे यहाँ रहने पर बहुत खुशी होती है। तुम जब भी मेरे पास से गुजरोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी खुशबू दूंगा। बस तुम मुझे छोड़ दो। गुलाब के फूल की बात सुनकर मोंटी बंदर को बहुत दुख होता है और वो उससे माफी मांगता है कि अब से वो कभी भी फूल को नहीं तोड़ेगा। मोंटी बंदर की बात सुनकर फूल खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। फूल की खुशी देखकर मोंटी बंदर को भी अच्छा लगता है और वो उसके बाद वहां से हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है। मोरल: हमें कभी भी ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को दुख हो।